एक समझदार इंसान ने कहा था कि सारी जो गलती है वो बाबर के बेटों की है। जब अंग्रेज़ गोल्ड गॉड और ग्लोरी के नारे के साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों को फतह करने निकले हुए थे, अगर अकबर और औरंगज़ेब ने उल्टा यूरोप को जीत लिया होता, तो आपकी मेकअप शेल्फ पर रखी क्रीम का नाम फेयर एंड लवली नहीं होता, वर्चस्व का रंग गोरा नहीं होता। यही बात समझाने के लिए बड़े बड़े विचारकों ने बड़े बड़े शगुफे बुने। किसी कार्ल मार्क्स ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर कहा, तो किसी एडवर्ड सईद ने नॉलेज पावर। कुल जमा बात वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है कि ज्ञान के सरलीकरण के लिए इस तरह के निर्दोष षड्यंत्र होते रहने चाहिए। हमें बताया गया कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हमें बताया गया पुनर्जागरण मतलब जब यूरोप में मध्यवर्गीय चेतना ने सामंतवाद और चर्च को आड़े हाथ लिया। हमें बताया गया कि ईश्वर ने इंसान को गढ़ा और उसके सामने तुम्हारा अस्तित्व लगभग शून्य है। हमें बताया गया कि हमारी संस्कृति में असभ्यता के बीज हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में सभ्यता को परिभाषित करने वाली एक किताब नहीं है और हम अपने हाथ में ना जाने कौन कौन से ग्रंथ लेके घूमते रहते हैं, जो भरे हुए हैं अपने भीतर के विरोधाभासों से। हमें खड़ा होना था, हमें खड़ा होना था और सवाल करना था। जो तारीखें भारत में गुलामी की नींव डाल रही हैं, वो हमारे इतिहास विभाजन का आधार कैसे है, वो आधुनिक काल की शुरुआत कैसे है। हमें सवाल उठाना था उस यूरोपीय पुनर्जागरण पर जो दूसरों की गुलामी की नींव पर अपने आज़ादी के आशियाने बना रहा था। हमें खड़ा होना था और गर्व से कहना था, मैं नहीं मानता उस मज़हब को जहाँ इंसान अपने ईश्वर को नहीं गढ़ सकता। हमें ऐतराज़ है तुम्हारे एक तरफ़ा संवाद वाले ईश्वरों से। हमें खड़ा होना था और कहना था कि अगर तुम्हारी संस्कृति तुम में करुणा पैदा नहीं कर सकती, तो मुझे संदेह है तुम्हारी संस्कृति पर। ये घोषणाएं ध्वनित होती हैं किसी नवयुग की आवाज़ की तरह, लेकिन इन सारी मुनादियों पर भारी पड़ जाते हैं वो अर्थदंड जो हमने दिए हैं अपने स्कूलों में, अंग्रेज़ी की जगह भूलवश हिंदी या किसी और मातृ ज़ुबान बोल जाने पर। वो सारे प्राइस टैग्स जो लगे हैं हमारे जीन्स और शर्ट के ऊपर, वो सारे उत्पाद जिन्होंने हमारी सुंदरता की परिभाषा को किसी भी पहले गुजरे समय से कहीं और अधिक कुरूप बना दिया है, और हम आईने में खुद को नहीं बल्कि तलाशते हैं पश्चिमी मानकों को। एक बार फिर अपनी बात पर लौटते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दुर्भाग्य है कि इस देश की पीठ ऐसी कई लाठियों की गवाही देती है। एक विद्वान है जेसाई दीपक, जो इतनी शताब्दियों के बाद भी लाठी के सफ़ेद और हरे रंग के निशानों को जो का त्यों देखते हैं। इन निशानों को हम उपनिवेशवादी मानसिकता कहते हैं और इसके इलाज को उपनिवेशीकरण। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आज हम जिस किताब का विमर्श करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिया दैट इज़ भारत, औपनिवेशिकता, सभ्यता, संविधान। जेसाई दीपक सुप्रीम कोर्ट में पेशे से एक वकील हैं जो सबरीमाला अयप्पा टेम्पल जैसे केसेस से जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी समझ और अनुभव उन्हें जिस बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है वो ये कि एक गैर भारतीय ज्ञान परंपरा, ज्ञान मीमांसा, थियोलॉजी और न्यायशास्त्र से जन्मे कायदे कानूनों को जब एक भारतीय जीवन, प्रथाओं और संस्थाओं पर थोपा जाता है तो क्या होता है। किताब अपने विचारों का आधार साई के उन तर्कों को बनाती है जो उन्होंने सबरीमाला केस को लड़ते हुए दिए थे। देवता के ब्रह्मचर्य स्वभाव के कारण वो एक उम्र के बीच की महिलाओं के मंदिर प्रवेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे। साई का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो इस बात में निहित होना चाहिए कि वह अपनी उस देवता के प्रति आस्था के चलते वहाँ है, और ये आस्था स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़े सभी किस्से, कहानियों और प्रथाओं में है। ये देवता ही मंदिर के सभी रीतियों के स्रोत हैं, जिससे कि मंदिर को एक धार्मिक स्वरूप मिलता है। और अगर ये व्यक्ति को उन सब में आस्था नहीं है तो सिर्फ किसी को अपने अहम को पालने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कि मानो कि मैं नहीं मानता हूँ लेकिन फिर भी मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ये कि देवता खुद में एक लीगल एंटिटी हैं। संविधान के आर्टिकल 25 और 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देते हैं वो उनको भी मिलती है। एक देवता एक टैक्स पेयर भी हैं। संविधान और यहाँ तक कि स्वाधीनता आंदोलन खुद भी
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांतों पर खड़ा था। ये वही तर्क हैं जिसे आगे चल के राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा भी। और यहाँ आता है वो बड़ा सवाल, क्या संविधान खुद में एक लक्ष्य है जो अंतिम है? क्या फिर संविधान एक टूल या एक उपकरण था जिसका लक्ष्य था भारत जो कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र है उसके इस तत्व को बनाए रखना? और क्या अब हमारा संविधान अपने लक्ष्य से खुद बड़ा हो गया है? दूसरा कि भारत के इन सांस्कृतिक संरचनाओं को न्यायालय में परखते हुए हम जिन जिन मानदंडों को सामने रखते हैं वो कहीं पश्चिम से उधार लिए हुए तो नहीं हैं। जैसे पश्चिम में एक किताब है बाइबल, वहाँ ये सवाल जायज़ है कि दिखाओ कहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन हमने ये सवाल जो वहाँ से उधार लिया है क्या वाकई किसी ऐसी संस्कृति में मायने रखता है जो लिखने से ज़्यादा रीतियों और प्रथाओं से आगे बढ़ती है? कुल जमा बात यह है कि क्या हमारा दृष्टिकोण अब इतना औपनिवेशिक हो गया है कि ऐसे पश्चिमी तर्क जो यहाँ की संस्कृति से असंगत हैं वो निर्णय करेंगे अब हमारी संस्कृति का? इस औपनिवेशिकता को डिकोड करने के लिए हम वहाँ चलते हैं जब यह अपने शैशव काल में थी, यानी कि इस किताब के 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा जिसका शीर्षक है उपनिवेशवाद। 15वीं शताब्दी जिसे हम खोज का युग कहते हैं, जो परिणाम था नवचेतना, सुधार, ज्ञानोदय जैसे शब्दों का। जब क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा एक बीज डालती है उपनिवेशवाद का उन देशों में जो ज़्यादातर गैर ईसाई थे, ये ईसाई देशों के लिए एक दरअसल बड़ी उपलब्धि थी। यूरोपीय औपनिवेशिकता की सफलता का सबसे बड़ा नमूना ये है कि ये नवचेतना, सुधार, ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग हम वैश्विक संदर्भ में करते हैं। ये समय था यूरोप में 1000 वर्ष के अंधकार युग के बाद आए बदलाव का, लेकिन क्या बाकी दुनिया भी इसी अंधकार से निकल रही थी? जवाब है नहीं। ये वो समय था जब दुनिया की कई संस्कृतियां अपने उत्कर्ष पर थीं। इन संस्कृतियों में अपने अपने समय का सूरज चमक रहा था। और सच्चाई ये है कि कोलंबस की यात्रा ने एक ऐसे युग का प्रारंभ किया जो इतिहास में सबसे ज़्यादा दमनकारी, रक्त रंजित और रंगभेदी युग की शुरुआत करता था। इसके परिणाम स्वरूप कई देश, कई संस्कृति और लोग संपूर्ण रूप से मिटा दिए गए। सही मानते हैं कि वैसे तो भारत सबसे सुसंगत देश था इस काम के लिए, लेकिन फिर भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में भी उपनिवेशवाद एक विधा के रूप में उभरा। लेकिन वहाँ इसका जोर नस्लवाद पर रहा, ना कि संस्कृति और धर्म पर। इसका एक बड़ा कारण ये था कि इन देशों की मूल संस्कृति और धर्म का पूरी तरह से विलुप्त हो जाना। जैसे अफ्रीका का लगभग 40% मुस्लिम और 50% ईसाई हो जाना और उनके मूल धर्मों का नाश हो जाना। 20वीं सदी में जब उपनिवेश स्वाधीन हुए और राष्ट्र राज्य बनने की बात शुरू हुई तो वो अपना भाग्य औपनिवेशकों की नकल करके बनाना चाहते थे। साम्राज्यवाद ने भूमंडलीकरण के रूप में ऐसा सर उठाया कि उपनिवेशों को लगने लगा कि यूरोपीय संस्कृति से भिन्नता उनको अकेला कर देगी। आज़ाद हुए कुछ उपनिवेश ऐसे थे जिनमें अपनी माटी की महक और संस्कृति का कुछ न कुछ हिस्सा बचा हुआ था। उन्होंने यूरोपीय ढांचों में अपनी संस्कृति के कुछ आयाम रख लिए। दूसरा वो जिनके अभिजात्य पूरे विदेशी चेतना से भरे हुए थे और उपनिवेशवादी विचारों के दास थे। अब इनका लक्ष्य था जन सामान्य को उपनिवेशी समाज के ढांचों में ढाल देना, और ये अनुकरण राजनीति विचार के क्षेत्र के साथ साथ खेत खलियान, बोलचाल की भाषा, धर्म, न्याय, लिंग, अर्थशास्त्र, शिक्षा, ज्ञान और पॉप संस्कृति जैसे क्षेत्रों में हुआ। कुइहानो ने लैटिन अमेरिकी समाज के अध्ययन से बताया कि उपनिवेशिकता के 2 मूल आधार थे। पहला नस्लवाद की चेतना और दूसरा आधुनिकता और तार्किकता का तंत्र। अपने अंधविश्वासों को उन्होंने निष्पक्ष, वैज्ञानिक, तार्किक और स्वाभाविक जैसे शब्दों का आवरण पहनाते हुए उन्होंने नस्लवेद को वैध बना दिया। उन्होंने तर्क की परिभाषा को बदल दिया और उसको परिभाषित करने का अधिकार यूरोप के अलावा सभी सभ्यताओं से छीन लिया। अंग्रेज़ों की तार्किकता अब मूल धारा बन चुकी थी और मूल संस्कृतियों के दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं था। मूल संस्कृतियों को लगने लगा था कि उनकी मान्यताओं की हार इसलिए हुई है क्योंकि यूरोपीय वास्तव में तार्किक हैं, इसलिए बस उनके पास अब एक ही रास्ता था, खुद को यूरोप के तर्क के साथ सामंजस्य बैठाकर उपनिवेशवादियों की रंग में ढल जाना। अब ये आधुनिकता और तार्किकता का तंत्र वैश्विक हो चुका था, जिसका सबूत है कि इन शब्दों के आगे
अब हम यूरोपीय उपसर्ग नहीं लगाते, जबकि ये पूरा तंत्र यूरोपीय और यूरो केंद्रित ही है। विश्व को पश्चिम और पूर्व, सभ्य और असभ्य, विज्ञान और अंधविश्वास, तार्किक और अतार्किक, आधुनिक और पारंपरिक, इतिहास और मिथक में बांटा गया। इन सभी की जड़ में जो दरार थी वो थी यूरोपीय और गैर यूरोपीय की। जहाँ कहीं उपनिवेशवाद को लगा कि यूरोप के बाहर कोई सभ्यता भी है, तो उन्होंने उसे ओरिएंटल कह के कुछ विचित्र बना दिया। क्विहानो ने ये बताया कि कैसे वैश्वीकरण और यूरोपीय उपनिवेशवाद एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, और इसी कारण से पश्चिम के वर्चस्व पूरे विश्व और मानव जीवन पर हो चुका है। ये वैश्वीकरण विविधता को बढ़ावा नहीं देता और ना ही इसमें संस्कृतियों का कोई मिलन होता है। इसके विपरीत इसमें विविधता का नाश होता है और मूल संस्कृतियों का लगातार ह्रास होता है। इसके अलावा यहाँ एक और आयाम की बात करना बहुत ज़रूरी है, जो है ईसाईयत। सिल्विया विंटर और वॉल्टर डी मिग्लानो की रिसर्च ये बताती है कि कैसे कोलंबस की खोज में ईसाईयत का हाथ था, जिसे सेक्युलर चश्मा पहनाया गया। 1493 में पोप अलेक्जेंडर 6 ने इंटरकीटेरा नाम से एक फतवा निकाला, जिसे पूरी दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांटकर राजा को पूरी दुनिया को धर्मांतरित करने का आदेश दिया। इस फतवे में पोप लिखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस की खोज ईसाई ईश्वर की कृपा है, जिससे इन देशों में ईसाईयत का बोलबाला हुआ है, और खोजों का मुख्य कारण मूर्ति पूजकों को ईसाईयत में धर्मांतरित करना है। इस फतवे में भारत का भी जिक्र है, और भारत का उपनिवेशीकरण भी इस फतवे से जुड़ा हुआ है। विंटर बताती है कि मूर्ति पूजक शब्द का ईसाई अर्थ इंडियन अथवा इंडियोस शब्दों के अर्थ से मिला दिया गया। माना गया क्योंकि ये लोग ईसाई नहीं हैं, इसलिए उपनिवेशकों के थियोलॉजी के हिसाब से इसमें आत्मा नहीं है। मूल निवासी अब मनुष्य ही नहीं रहे, इसलिए उनका उत्पीड़न, उनकी हत्या या उनको दास बनाना अब कोई पाप नहीं था। वे म्लेच्छ और गंदे हैं, इसलिए उनको मुक्त और सभ्य बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम इस सोच को वाइट मैन बर्डन्स के नाम से जानते हैं। साई लिखते हैं कि इसलिए क्रिटिकल थ्योरी ऑफ रेस को समझने के लिए क्रिटिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन को समझना बहुत ज़रूरी है। ईसाईयत में धर्मांतरण एक ऐसा हथियार बन गया था जिसके प्रयोग से मूल निवासी समाज में अपना सम्मान वापस पा सकते थे, औपनिवेशिक समाज में उठ बैठ सकते थे और यूरोपीय मिशनरीज के द्वारा दी गई शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। ईसाईयत मूल निवासियों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थी जिसका आविष्कार उसने खुद किया था। हम पूछ सकते हैं कि आज के समय में इन विमर्शों का आधार क्या है? तो इसका जवाब है, जो सभ्यता अपने ही मानकों के आधार पर जीवन नहीं जी सकती, वो अभिशप्त है दासता के लिए। किताब में आगे बढ़ते हुए साई एक शब्द की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, मानववाद। वो गिने चुने शब्दों में से एक शब्द जिसे हमारा सम्मान प्राप्त है, लेकिन ये यूरोपीय शब्द में कुछ क्रूर सा निहित है। साई लिखते हैं कि औपनिवेशिक काल से पहले मूल निवासियों के जीवन की धुरी प्रकृति थी। अमेरिकी मूल निवासी मानते थे कि जीवन धरती के गर्भ से पैदा हुआ है। अपनी पुस्तक द स्पिरिचुअल लेगेसी ऑफ अमेरिकन इंडियंस में जोसेफ एपन ब्राउन इस प्रकृति की आध्यात्मिक अवधारणा का जिक्र करते हैं। इन 2000 से ज़्यादा सभी जनजातियों में प्रकृति जीवन के बिल्कुल मध्य में थी, और एक भावना ये थी कि प्रकृति एक है। हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और जलवायु एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कोलंबस और ईसाई थियोलॉजी जब अमेरिकी धरती पर पहुंची, जिसके अनुसार प्रकृति में ईसाईयत के अलावा किसी में भी आत्मा नहीं थी, प्रकृति में भी नहीं, ये निहित था कि प्रकृति को मानव भोग के लिए एक स्रोत के रूप में समझा जाना था। माना गया कि ईसाई मानव का मस्तिष्क तार्किक है और अतार्किक प्रकृति के ऊपर है। इस विचार ने ही यूरोपीय उपनिवेशकों की सरकार, साम्राज्य और अर्थव्यवस्था के विचार गढ़ दिए। आज प्रकृति संरक्षण के बारे में सोचते हुए भी वो मनुष्य केंद्रित सोच ही रखते हैं। दूसरा ये कि इन संस्कृतियों में और ईसाईयत में एक मूलभूत अंतर और था। मूल निवासी परंपराओं में ज्ञान परंपराएं मौखिक शैली पर चलती थीं, जबकि ईसाईयत एक किताब, बाइबल से। ईसाइयों ने बिना किताब की संस्कृतियों को बर्बर कहा और ज्ञान विहीन मान लिया। ये बात भारत पर भी लागू होती है, और ये तर्क आज की तारीख में न्यायालयों में पूछे गए इस सवाल में उपनिवेशिकता को भी उजागर करता है कि हमें दिखाओ कि ये आपकी संस्कृति और धर्म के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये बात कहाँ लिखी हुई है?
ईसाई उपनिवेशवादी पूरी तरह जानते थे कि कैसे एक भाषा अपने समाज और संस्कृति के इतिहास को छुपाए रखती है और कैसे उस समाज की कहानियाँ, मुहावरे और दर्शन भाषा से जुड़े रहते हैं। भाषा हमारे अतीत को जोड़ने वाला एक धागा है। इस धागे को तोड़ने के लिए मूल निवासी बच्चों को अपनी भाषा में बात करने से रोका गया। ये नीति आज भी अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में देखने मिलती है। इस नए युग के बच्चों को एक ही संस्कृति देखने मिली और वो थी उपनिवेशवादियों की संस्कृति। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि कैसे यूरोपीय विधायक दक्षिणी अफ्रीकी ब्रिटिश सरकार से बोल रहे थे कि या तो वो अश्वेत लोगों से युद्ध स्कूल की कक्षाओं में जीत लें, नहीं तो उन्हें वो युद्ध भूमि में जीतना पड़ेगा। दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत जब किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान खो जाती है तो उस समाज में अव्यवस्था आ जाती है। समाज में आत्मविश्वास की कमी, निर्धनता, शोषण, विषाद, हिंसा, नशा, अशिक्षा, बेकारी, बीमारी और अशौच फैल जाता है। ऐसे है जैसे कि किसी एक समाज को लकवा मार जाता है। ना तो वो पूर्णतः उपनिवेशवादियों जैसा हो सकता है और ना ही वो स्वयं के स्वरूप में कभी वापस लौट सकता है। स्वतंत्रता के बाद कई देशों में उपनिवेशिकता का सेकुलरीकरण हो गया और इस रूप में उपनिवेशिकता अभी भी इन समाजों की राजनीति, विधि और यहाँ तक कि यहाँ के धर्म को प्रभावित करती है। किताब के अगले हिस्से में साई जिन अवधारणाओं पर चढ़े उपनिवेशवादी आवरण को परत दर परत हटाते हैं वो हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, प्रोटेस्टेंट सुधार, सेक्युलरिज्म, नेशन स्टेट और डॉक्ट्रिन ऑफ टू किंगडम्स। अपनी कक्षाओं में सामान्यतः इतिहास पढ़ते समय कुछ तथ्य हैं जिन पर हम आम सहमति रखते हैं, जैसे 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और प्रोटेस्टेंट सुधार से आधुनिक राष्ट्र राज्य, उनका धर्म से पृथक्करण, सेक्युलरिज्म जैसी आधुनिक अवधारणाएं निकलीं। साई इससे असहमति रखते हैं। बात है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से लगभग 100 साल पहले की। यूरोप में कैथोलिक चर्च, रोमन साम्राज्य और सामंतों के बीच एक गठबंधन था। ये सभी चर्च की ईसाइयत की सीमाओं से बंधे थे और चर्च इनका सरगना था। चर्च के भ्रष्ट आचरण और समाज में मध्य वर्ग के उदय की वजह से प्रोटेस्टेंट सुधारों की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी छाप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पर पड़ी। हमें जानना ज़रूरी है कि ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पर प्रोटेस्टेंट ज्ञान परंपरा का क्या प्रभाव है। डॉक्टर जैकब रूबर की किताब यूरोप, इंडिया एंड लिमिट्स ऑफ सेकुलरिज्म में ये शोध है कि आज उदारवादी विचार तंत्र में जो मजहबी सहिष्णुता और सेकुलरवाद है उसकी प्रेरणा कैसे ईसाइयत है और उनकी उत्पत्ति प्रोटेस्टेंट सुधार से हुई है और भारत पर इस सेकुलरवाद का क्या प्रभाव हुआ है। रूबर बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट सुधारों से पहले आम जनमानस के जीवन में जुड़े हर आयाम पर चर्च का वर्चस्व था। बदलते सत्ता समीकरणों के कारण प्रोटेस्टेंट सुधारवादी जैसे मार्टिन लूथर किंग जैसे विचारकों ने थ्योरी ऑफ टू किंगडम जैसे विचारों का प्रोत्साहन दिया। इसने चर्च के एकाधिकार को तोड़ा और ईश्वर की एक छत्र छाया के नीचे दो अलग अलग पारलौकिक और सेकुलर अफेयर्स की बात की। इसने पारलौकिक विषयों को चर्च के नीचे रखा और सेकुलर अफेयर्स को राजा के नीचे, लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक ही था। चर्च और राजा दोनों ही अपने सीमा के भीतर बाइबल के नियमों पर चलने वाली एक व्यवस्था बनाने वाले थे। आजकल आधुनिक राज्य को सेकुलर ही माना जाता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट सुधारों के समय सेकुलर राज्य बाइबल में बताई गई दायित्वों को निभाने के लिए चर्च के साथ मिलकर काम करता था। संक्षेप में कहें तो आत्मिक जीवन के लिए चर्च और पार्थिव जीवन के लिए राज्य के सेकुलर अफेयर्स, लेकिन दोनों का संचालन ईसाइयत से ही। जब ये कारण अन्य आर्थिक राजनीतिक कारणों से मिले तो आगे इसका परिणाम हुआ यूरोप में 30 वर्षों का युद्ध और वेस्टफेलिया की संधि। इस संधि की प्रसिद्धि की बात यह है कि इसने पहली बार मानचित्रों पर वो सीमाएं खींची जिनका सम्मान करना एक झूठी अंतर्राष्ट्रीय सहमति थी, क्योंकि अंततः सच बस एक था और वो है सत्ता संतुलन। इस संधि के कुछ प्रावधान थे। संधि ने प्रोटेस्टेंट ईसाइयत के भीतर कई अलमतों को मान्यता दी थी और अब ये राज्य आपस में ईसाइयत के अंदर ही अपना मत चुनने के लिए आज़ाद थे, लेकिन ना तो गैर ईसाई मत और ना ही नास्तिक। दूसरा ये कि वे ईसाई जिनका मत अपने राज्य के मत से भिन्न था, उनको अपने घर के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर उनके अधिकार कुछ कम ही थे। इसलिए इन्हें सेकुलर राज तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और इस संधि की प्रकृति भी सेकुलर नहीं थी। निश्चित तौर पर बाद में इसका सेकुलरीकरण हुआ।
ये सभी राज्य अब खुद को ईसाइयत का रक्षक मानते थे और नए उपनिवेशों के संसाधनों को लूटकर और नए गैर ईसाई विश्व को अपने खेल का मैदान बनाकर ये ईसाइयत का परचम लहरा रहे थे। अपने निजी मुनाफे को देखते हुए यूरोप के अभिजात धनी व्यापारियों ने इन ईसाई सेकुलर राजाओं को समर्थन देकर उपनिवेशों में अपना प्रसार किया। किताब के अगले हिस्से में ईसाइयत, यूरोपीय एनलाइटमेंट और औपनिवेशिकता इनके बीच एक संबंध की व्याख्या करते हैं। एक सामान्य सहमति ये है कि एनलाइटमेंट का अर्थ था तर्क का आस्था के ऊपर विजय। माना गया कि उपनिवेशों के समाज का इतिहास मनगढ़ंत, मिथक और अंधविश्वासों से भरा गया है। ये नज़रअंदाज किया गया कि अलग अलग संस्कृतियों की यात्रा अलग अलग हो सकती है। क्योंकि एनलाइटमेंट का सेकुलर चरित्र अभी भी बना हुआ है, इसलिए यहाँ ज़रूरत है एक गहरे गोते की। हम एनलाइटमेंट से जुड़े कुछ विचारकों को देखते हैं, जैसे जॉन लॉक। डॉक्टर रूवर अपने शोध में लिखते हैं कि ईसाइयत के पैटर्न पर ही लॉक ने अपने लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन में समाज को सिविल और मजहबी धड़ों में बांट दिया। दूसरा, ईसाइयत की तरह ही वो मानते थे कि मनुष्य मूलतः पापी है और उसे सभ्य बनाने के लिए राज्य की अवधारणा है। जबकि डॉक्टर रूवर लिखते हैं कि सच ये था कि गैर ईसाई समाज में ये विभाजन मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके धार्मिक और सांसारिक विषयों में ऐसे विरोधाभास नहीं थे। एनलाइटमेंट के विचारक खुद में कट्टर ईसाई थे और खुद दूसरे देशों में चर्च की स्थापना की वकालत करते थे। ऐसे ही इमैनुअल कांट, जो अन्य सबसे बड़े विचारकों में एक थे, उनकी नैतिकता की परिभाषा के लक्षण भी ईसाइयत के ही बने रहे। समझने वाली बात यह है कि एनलाइटमेंट और उपनिवेशवाद ये दोनों एक ही समय की उपज हैं। एनलाइटमेंट ने कभी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को रोकने की चेष्टा नहीं की और ना ही नस्लवादी प्रवृत्ति पर कभी चोट की। कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में वो अफ्रीकी और अमेरिकी अश्वेतों को अशक्त, आलसी और गैर समर्थ मानते हैं। उनकी दूसरी कृति ऑब्जर्वेशन ऑन द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम में भी वो यही दोहराते हैं। एक और बात कि एनलाइटमेंट ने मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई सामंजस्य बैठाने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे में इसका आधुनिक और तार्किक होने पर सवाल उठना चाहिए। बल्कि एक सवाल ये भी उठता है कि रसोई में पहली रोटी और थाली में पहला निवाला गाय को निकालने वाली संस्कृति आधुनिक और तार्किक थी या प्रकृति का दोहन करने वाली ईसाइयत। बाद में आज़ाद उपनिवेशों ने इन यूरोपियंस के संविधान अपनाए, जो कि एनलाइटमेंट की ही देन है, और अब इन संविधानों ने एक धार्मिक पुस्तक की जगह ले ली है। इन संविधानों ने अपने उपनिवेशी चरित्र के कारण मूल्यवासियों के धर्म, संस्कृति और जीवन पद्धति को छीन लिया है। इन उपनिवेशों में न्यायपालिका ने अब रोमन कैथोलिक चर्च की जगह ले ली है और प्रोटेस्टेंट विचारों को प्रतिपादित करना शुरू कर दिया है। वो संस्कृति जो मौखिक रीति से आगे बढ़ती थी, उस पर बिब्लिकल अवधारणाएं लागू की गईं। सेकुलरीकरण की आड़ में उन रीतियों को न्यायपालिका में खींचा गया जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती थीं, और पूछा गया कि कहाँ लिखा है दिखाओ। और क्योंकि अब ये लिखा नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है और अब हम इसे जज कर सकते हैं। बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी। इन उपनिवेशों के इतिहास का भी सेकुलरीकरण हुआ और सहिष्णुता का चश्मा पहनाया गया और मूल्यवासियों से ये अपेक्षा की गई कि उपनिवेशवादी ज्ञान परंपरा के अपनी संस्कृति के ऊपर आक्रमण होते हुए भी वो शांत बैठे रहें। अब हम आते हैं इस किताब के दूसरे हिस्से पर, जिसका शीर्षक है सभ्यता। साई लिखते हैं कि उपनिवेशवादी चेतना उपनिवेशित लोगों से उनके सांस्कृतिक अनुभवों की अभिव्यक्ति को छीन लेती है और उन्हें ऐसा बना देती है कि केवल अपने उपनिवेशवादी द्वारा निर्धारित ढांचे और शब्दावली का उपयोग करके ही अपने अनुभवों को वो प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका मानना है कि मध्य पूर्व से आए उपनिवेशवाद को हमने कभी उपनिवेशवाद के रूप में नहीं देखा, जबकि यूरोप और मध्य पूर्व से आए उपनिवेशवाद का स्वरूप लगभग एक समान था। यदि एक पर सवाल उठता तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पर भी उंगली उठती। इसी कारण मूल्यवासियों की चेतना को इस दिशा में जाने से रोका गया और इतिहास को सुनियोजित रूप से सेकुलर रंग में रंग दिया गया। ये दोनों उपनिवेशों में लगभग सभी स्तरों पर समानता थी, जैसे इन दोनों की एक ही प्रेरणाएं थीं: मूर्ति पूजकों को दास बनाना, सच्चा मजहब स्थापित करना, मूर्ति भंजन। उस सो कॉल्ड औपनिवेशित समाज को
अंधकार से निकालना। इन दोनों की निष्ठा एक ऐसी ज्ञान परंपरा में है जिसका जन्म स्थान कहीं और मूल निवासी देश के बाहर है। साई लिखते हैं कि भारत में मार्क्सवाद के इन दोनों से मधुर संबंध बने रहे, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत के लिए अच्छा है। ये वामपंथी रेवोल्यूशन लाने का इतिहास का एक अचेतन उपकरण है। भारतीय मार्क्सवादियों पर भी इसका प्रभाव बना रहा। वो मार्क्स के इस विचार से सहमत थे कि उपनिवेशवाद के फलस्वरूप यहाँ कुछ विकास हुआ है, जैसे रेलवे। साई आगे लिखते हैं कि फिर भी इन दोनों उपनिवेशों में कुछ अंतर था। मध्य पूर्वी उपनिवेश की घृणा ज़्यादा साफ थी, इसलिए मूल निवासियों को अपनी रक्षा की आवश्यकता का ज्ञान था, जबकि यूरोपीय उपनिवेशवाद मूल निवासियों के साथ संयोजित होने के लिए संस्थागत तंत्रों का इस्तेमाल कर रहा था। मध्य पूर्व का उपनिवेशवाद ज़्यादा गहरी पैठ बना सका, क्योंकि ये लंबे समय तक रहा और मूल निवासियों में विलीन हो गया। और दूसरा ये कि हमारी सीमाओं के तत्काल पड़ोसी भी इसके अनुयायी बने। ये पड़ोसी देश बल के माध्यम से भारत से छीने गए थे। साई यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और भारत का विभाजन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ वो भारत में उत्तर पश्चिमी आक्रमण, दो राष्ट्रों के सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग के बीच एक निरंतरता देखते हैं। अंबेडकर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध आक्रमण और वहाँ के शासक दाहिर को दंड, इसका चरित्र बहुत ही क्रूर था। निश्चित तौर पर इसका उद्देश्य इससे आगे बढ़कर मूर्ति पूजकों और बहुदेववादियों पर प्रहार करना था। जो किया गया था वो वहाँ के धार्मिक नेताओं के तरुण विचारों के अनुसार ही था। सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा एक काजी से पूछे जाने पर कि उनकी धार्मिक विधि के तहत हिंदुओं की विधिक स्थिति क्या है, काजी कहता है वो जजिया देने वाले हैं। राजस्व अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें तुरंत अपना धन हमें बिना सवाल किए दे देना चाहिए, और अगर हमारा राजस्व अधिकारी उन पर थूकता है तो उन्हें अपना मुंह सामने कर देना चाहिए। हमारा ईश्वर इन मूर्ति पूजकों का तिरस्कार करता है और उन्हें लूटने, बंदी बनाने और मार डालने या परिवर्तित करने की आज्ञा देता है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कई सौ वर्षों के आक्रमणों और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम ये है कि अब इस क्षेत्र और भारत के बीच कोई एकता नहीं बल्कि परस्पर शत्रुता है। ये क्षेत्र बार बार किसी रेल के डिब्बे की तरह जोड़े और तोड़े गए। ये जबरन सांस्कृतिक परिवर्तन भारत में बट वृक्ष की भांति मजबूत है। उत्तर भारत में इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हिंदू और बौद्ध संस्कृति के अवशेष मात्र झाड़ियों से बचे हैं। भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच ये राजनीतिक कड़वाहट इन आक्रमणों के क्रूर चरित्र के कारण बहुत गहरी है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि एक हिंदू पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्या एकता देखता है। अगर ये भौगोलिक एकता है तो बाहरी चीज़ों की एकता कोई एकता नहीं होती। अगर ये प्रशासनिक एकता है तो भी ये एकता नहीं है। 100 साल की बर्मा के क्षेत्र के साथ प्रशासनिक एकता होने के बाद जब 1937 में बर्मा अंग्रेज़ों ने भारत से छीन लिया तो किसी ने आंसू नहीं बहाए। ये एकता आध्यात्मिक होनी चाहिए, और इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये एकता सिर्फ एक मिथक है। अगर हिंदू ने बर्मा को भारत से अलग होने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसकी भारत से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता भी थी, तो पाकिस्तान के अलग होने पर हिंदू क्या ही आपत्ति करेगा। अंबेडकर स्पष्ट थे कि यदि कोई संस्कृति किसी क्षेत्र से विलुप्त हो जाती है तो वहाँ की भूमि पर उसका अधिकार भी खत्म हो जाता है। अपनी किताब क्रिएटिंग आ न्यू मदीना में धूलीपाला ये शोध करते हैं कि पाकिस्तान का विचार एशियाई उपमहाद्वीप में इस्लाम की वापसी और एक नए मदीना की परिकल्पना के साथ हुआ था। धूलीपाला पाकिस्तान समर्थक मौलाना शब्बीर उस्मानी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और पाकिस्तान समर्थक राजनीतिक दल जमियत उलेमा ए इस्लाम के संस्थापकों में एक थे, अपने भाषण में कहते हैं कि जिस तरह मदीना ने अरब में इस्लाम की अंतिम जीत के लिए आधार प्रदान किया, पाकिस्तान पूरी उपमहाद्वीप पर इसका वर्चस्व स्थापित करेगा। उस्मानी ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन मोमिन और काफिर के अंतर के बीच के धार्मिक फलसफे से किया। उस्मानी के अनुसार भारतीय मुसलमान एक अलग राष्ट्र थे और भारतीयों की समग्र राष्ट्रीयता का कोई भी दावा जिसमें भारतीय मुसलमान भी आते थे झूठा और धर्म विरोधी था। साई लिखते हैं कि इस दृष्टिकोण को दबाने में यूरोपीय उपनिवेशवाद ने मध्य पूर्वी उपनिवेशवाद की सहायता की। किताब के अगले हिस्से में साई जिस सवाल से जद्दोजहद करते नजर आते हैं वो है उपनिवेशवाद का ये तर्क कि भारत उनके आने से पहले एक टूटा बिखरा
सामंतवादी राजाओं की सीमाओं से कटा छटा एक मानचित्र का टुकड़ा था और उसमें राष्ट्र जैसी कोई भी जुड़ाव नहीं था। भारत की ये चेतना नई है और खुद उपनिवेशवादियों से हमें मिली है। उसे आधुनिक राष्ट्र बनाने में पूर्णतः उपनिवेशवादियों का हाथ है। इस तर्क में कितना सच है? साइंस का जवाब एक तर्क से देते हैं कि भारत एक प्राचीन कल्चरल स्टेट है। ये अवधारणा राष्ट्र राज्य से भिन्न, बेहतर और कहीं तार्किक है। ऐसे में कुछ पहलुओं को बिना छुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि कल्चरल स्टेट क्या होता है, इसके क्या क्या घटक हैं और कैसे ये राष्ट्र राज्य से बेहतर है। और अगर भारत एक कल्चरल स्टेट है तो क्या भारतीय संविधान इसकी प्रकृति के साथ न्याय करता है? आगे बढ़ने से पहले बता दें कि राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसमें भूमि, स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी, सरकार और जनसंख्या होती है। ये राष्ट्र तब बनता है जब इसके निवासियों में जुड़ाव की भावना पैदा होती है। ये जुड़ाव किसी भी कारण हो सकता है, भाषा, रेस, रिलीजन इत्यादि। लेखक मार्टिन जेक्स ने कहा था कि चीन एक कल्चरल स्टेट है जो यूरोप अपनी राष्ट्र राज्य की विश्व दृष्टि से कभी नहीं समझ सकेगा। कमोबेश ये बात भारत पर भी ऐसी ही लागू होती है। इस बात को समझाने के लिए भारतीय पुनर्जागरण से जुड़े कुछ इतिहासकारों के उदाहरण का सहारा लेते हैं। साई राधा कुमुद मुखर्जी अपनी कृति द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया में भारत के भूगोल में एक सभ्यता देखते हैं जो उपनिवेशों के आगमन से बहुत पहले थी। मुखर्जी भूगोल पर विंसेंट ऑर्थर स्मिथ का उदाहरण देते हैं जो लिखते हैं, भारत जैसे कि वो समुद्रों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, निर्विवाद रूप से एक भौगोलिक इकाई है और इस कारण इसे एक नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति के द्वारा विश्व का दूसरा कोई भी हिस्सा भारत से श्रेष्ठ रूप में एक क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं है। ये वास्तव में भौतिक विशेषताओं और जलवायु के विरोधाभासों से भरा एक क्षेत्र है, लेकिन जो विशेषताएं इसे आसपास के क्षेत्रों से समग्र रूप से विभाजित करती हैं उनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। लेकिन प्राकृतिक सीमाओं की स्पष्टता के बाद भी इसमें निहित मानव विविधता किसी पर्यवेक्षक को भ्रमित कर सकती है। फिर क्या चीज़ है जो इन्हें जोड़ती है? साई मानते हैं कि अब्राहमिक धर्मों में एक सेंस ऑफ अदरनेस है जिसे वो काफिर जैसे शब्दों से बुलाते हैं और ये दृष्टि भारत पर लागू नहीं होती। जाहिर है कि उनकी एकता का पैमाना हम पर लागू नहीं किया जा सकता था, तो भारत बिखरा हुआ राष्ट्र जैसा ही दिखना था। क्योंकि अब्राहमिक धर्मों जैसी एकता भारत के संदर्भ में गैर संगत है, इसलिए किसी भी ऐसी एकता के उपनिवेशवादी प्रलोभन से हमें बचना चाहिए। मुखर्जी लिखते हैं कि भारत के पास जम्बूद्वीप जैसे भौगोलिक और भारतवर्ष जैसी राजनीतिक अवधारणा थी जो प्राचीन काल से ही भारत को एक भौगोलिक इकाई होने का प्रमाण देती है, जबकि ब्रिटेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इतने विशाल और विविधता वाले भूभाग का एक नाम होना इसकी राजनीतिक इकाई होने का एक बड़ा साक्ष्य है। आगे मुखर्जी इस भूगोल की एक तात्विक व्याख्या भी करते हैं। मुखर्जी लिखते हैं, हिमालय की सुंदरता ने जब भारतीयों को मोहित किया तो इन्होंने इसे तीर्थ यात्रा और ध्यान का स्थल बना दिया। वास्तव में हिंदुओं की तीर्थ यात्रा वहाँ होती है जहाँ सदैव ग्लेशियर से ढके पहाड़, ताड़ के वृक्षों से ढके समुद्र तट, सागर द्वीप और जंगल जैसे ऐसे क्षेत्र जहाँ लगभग मनुष्य होता ही नहीं है और प्रकृति अपने स्वच्छंद रूप में निवास करती है। इस प्रकार भारतीय किसी स्थान की सुंदरता को एक भिन्न प्रकार से देखते हैं जो पश्चिम के लिए बहुत विचित्र हो सकती है। भारतीयों की प्रकृति को सराहने का तरीका बहुत अलग है। भारतीय प्रकृति स्थलों को आत्म संयम और ईश्वर की आराधना के लिए देखते हैं, न कि भोग विलास के रूप में। यदि नियाग्रा जलप्रपात गंगा पर होता तो ये पिकनिक स्थल नहीं बल्कि पूजा, आश्रम और साधना का केंद्र होता, जहाँ सादगी और आध्यात्मिकता का वास होता। मुखर्जी के अनुसार तीर्थयात्रा पूरी भारत भूमि को पवित्र बनाती है। उदाहरण के लिए 7 नदियों, 7 पहाड़ों, 7 नगरों, 4 धामों की पूजा की धारणा ने पवित्र भूमि के रूप में भारत का विचार खड़ा किया। पूरे भारतवर्ष में फैले मंदिरों के तंत्र ने स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में एक सभ्यता का भाव उत्पन्न किया। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब दक्षिण का व्यक्ति उत्तर के तीर्थ करता था तो क्या ये बिना किसी प्रशासनिक एकता के संभव था? तो उपनिवेशवादियों का ये तर्क कि टूटे भारत को उन्होंने प्रशासनिक तौर पर बटोरा कितना सार्थक है। संविधान सभा ने भी ये स्पष्ट किया था कि वो किसी नए राष्ट्र को गढ़ने नहीं जा रहे, बल्कि एक पुरानी संस्कृति जिसके वो वंशज थे उसके लिए एक नया तंत्र बनाने जा रहे थे।
इन सब बातों का सार ये है कि जैसे यूरोप में राष्ट्र राज्य को जोड़ने वाला सीमेंटिंग फोर्स रेस और भाषा थी, भारत में भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक सांस्कृतिक संपत्ति की धरोहर होने के कारण वहाँ वो सभ्यता और संस्कृति थी जिसमें विविधता थी। सभ्यता के इस तत्व के रूप में सामूहिक जीवन की ये अवधारणाएं और परंपराएं धीरे धीरे विधि का रूप धर लेती गईं और ये किसी तानाशाही सरकार की किसी केंद्रीय आदेश से संचालित हुए बिना अस्तित्व में रहीं। इन सिद्धांतों पर बनी राष्ट्रीयता एक समग्र राष्ट्रीयता है। वो कोई केंद्रीयता ढूंढती तानाशाही नहीं है। राज्य अपनी इच्छा से छोटी सामाजिक इकाइयां नहीं बनाता, बल्कि ये छोटे समूह राज्य को बनाते हैं। यहाँ तक कि मध्य पूर्वी और यूरोपीय उपनिवेशवाद के समय जब पुराने राज्य का अस्तित्व खो भी गया, तब भी ये विधियाँ समाज के स्तर पर अपने अस्तित्व को बनाए रखीं और ये हिंदू सभ्यता विदेशी आक्रमणों के बाद भी निरंतर गतिमान रही, जबकि कोई और राष्ट्रीय संस्कृति विदेशी शासन के सामने झुक जाती। साई लिखते हैं कि इसलिए भारत के मूल निवासी समाज को भी संस्कृति और सभ्यता के विषयों को पूर्णतः राज्य पर छोड़ने से बचना चाहिए। सब कुछ राज्य पर छोड़ना हमारी परंपरा कभी भी नहीं थी। पिछले कई दशकों में भारत के मूल निवासी समाज ने अपने संस्थागत स्वतंत्रता को और क्षमताओं को राज्य के चरणों में सौंप दिया है। परिणाम स्वरूप कि समाज अब स्वयं को एक ऐसे राज्य की दया पर पाता है जो खुद उस उपनिवेशिकता के चरणों में शीश नवाए हुए है, जिसकी भारत की मूल निवासी सभ्यता से शत्रुता एक ऐतिहासिक तथ्य है। भारत को एक एकात्मक राष्ट्र राज्य के रूप में मानकर उसके धार्मिक संगीत चरित्र को भुला देना मुखर्जी के मत में बहुत ही त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। राज्य से स्वतंत्र रहने वाली ये संस्थाओं ने भारतीय समाज को उत्तर पश्चिमी आक्रमणों और यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रभाव से काफ़ी हद तक बचाए रखा था, लेकिन स्वतंत्र भारत ने इन्हीं संस्थाओं को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई, क्योंकि भारतीय राज्य और समाज ने उपनिवेशवादी विचारधारा को ही अपनाया था। विडंबना यह है कि स्वतंत्र प्रणालियों की सराहना के बजाय पूजा स्थलों जैसे संस्थानों को भी राज्य के नियंत्रण में लाया गया। साई लिखते हैं कि भारत का आधुनिक राज्य भारत को अधिक से अधिक औपनिवेशिक मानसिकता की ओर धकेल रहा है। किताब के अगले भाग में साई उन उपनिवेशवादी उपकरणों, खास तौर से कानूनों का जिक्र करते हैं जो अपनी प्रकृति में इतने व्यवस्थित और शक्तिशाली थे कि किसी मूल निवासी समाज के जहन की लूट उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। साई सवाल उठाते हैं कि कैसे सती प्रथा हिंदू धर्म की आवश्यक बुराइयों की तरह पहचाने जाने लगी। कैसे ये आलोचक हर बात में सती और जाति को ढूंढ लेते हैं। कैसे सती आलोचकों के जहन का इतना अविस्मरणीय हिस्सा है। क्या सती प्रथा सही में इतनी ही व्यापक रूप से प्रसारित भी थी। साई डॉक्टर मीनाक्षी जैन के शोध ग्रंथ सती एवेंजेलिकल, बैप्टिस्ट मिशनरी और चेंजिंग कुलीनरी डिस्कोर्स का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये सती के नाम पर हिंदू समाज को कुख्यात किया गया, जिसमें ईसाई उपनिवेशवाद सत्ता को वैधता मिली। डॉक्टर मीनाक्षी बताती हैं कि एक कुप्रथा के रूप में सती उतनी व्यापक नहीं थी जितना कि इसका प्रोपेगेंडा हुआ। दूसरा कि ये संयोग क्यों है कि हिंदू समाज की सभी बुराइयां ईसाइयों को बंगाल के आसपास दिखाई दी, जो ब्रिटिश सत्ता और भारत के उस समय के बिशप की सीट भी थी। जब हम अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों की छानबीन करते हैं तो पिक्चर और भी साफ हो जाती है। यूरोपीय शक्तियों के बीच उपनिवेशों की बंदरबाट और आपसी प्रतिस्पर्धा ने उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का चार्टर भारत में व्यापार करने के लिए दिया। इन चार्टरों का उद्देश्य ब्रिटेन के व्यापारिक वर्गों के आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते विवादों को रोकना था। राष्ट्रवादी इतिहासकार इन कंपनियों की व्याख्या मात्र एक वाणिज्यिक इकाई की तरह करते हैं, जो कि निश्चित तौर पर सर्वमान्य नहीं है। 1614 ईस्वी में कंपनी ने भारतीयों के बीच ईसाईयत और गॉस्पल के प्रचार के लिए मिशनरियों की भर्ती का आज्ञा पत्र निकाला। 1659 के कानून में इसी इच्छा के विस्तार के तौर पर मिशनरियों को अपने जहाज़ों में यात्रा करने की अनुमति दी। 1683 के चार्टर में वाणिज्यिक इकाइयों से आगे बढ़कर एक ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के उपकरण के तौर पर कंपनियों को सैन्य बल, हथियारों, किलों और प्रशिक्षणों की सहायता से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के काफिर देशों पर युद्ध और शांति की घोषणा के अधिकार दिए गए। 90 से कम वर्षों में कंपनी के संप्रभु शक्ति बनने का सपना सफल हुआ।
1683 तक अन्य व्यापारिक वर्गों में कंपनी के अधिकारियों के निजी मुनाफे को देखते हुए अन्य व्यापारिक वर्गों में भी भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा और प्रबल हुई। एक अंग्रेज व्यापारी थॉमस सैंडिस ने न्यायपालिका में इसकी एक असफल कोशिश भी की। कंपनी और क्राउन का तर्क था कि ईसाईयत के नियम के अनुसार ईसाइयों को काफिरों के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं है, और ईसाईयत के प्रचार के लक्ष्य में अगर इसे एक मजबूरी के तौर पर, इसे एक ज़रूरी बुराई के तौर पर स्वीकार करना भी पड़े तो एक ईसाई राजा की अनुमति आवश्यक है। कोर्ट द्वारा स्वीकार इस तथ्य में उपनिवेशवाद और ईसाई चेतना को साफ देखा जा सकता है। हालांकि बाद के वर्षों में ये एक अधिकार टूटा। साई लिखते हैं कि 1698 के चार्टर में एक मिशनरी क्लॉज था कि 500 टन या अधिक वजन के जहाज पर कंपनी को पादरी रखना अब एक आवश्यक कानून था। दूसरा कि कंपनी के भारतीय कर्मचारियों में गॉस्पल के प्रचार की अपेक्षा उनको सभ्य बनाने के लिए की गई। ये स्पष्ट संकेत थे कि आगे क्या होने वाला है। 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1773 के एक्ट से बंगाल पर कंपनी ने अपनी नकेल और ज़्यादा कस ली। इस समय बंगाल में आए अकाल ने जब जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा भूख से मार दिया, तब हमें पता चला कि कंपनी सिर्फ एक वाणिज्यिक इकाई न होकर ब्रिटिश सत्ता के पूर्व में विस्तार का एकमात्र हथकंडा बन चुकी है। अब गवर्नर जनरल, बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज और सर्वोच्च न्यायालय जैसे आयामों में इसकी अनुगूंज सुनाई दे सकती थी। 1764 के पीट्स इंडिया एक्ट ने एक दोहरी प्रणाली शुरू करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद को कंपनी के राजनीतिक आयामों पर और कड़ा नियंत्रण दे दिया। 1793 का अधिनियम भी इसी का विस्तार था। 1813 का अधिनियम अब नियंत्रण से आगे बढ़कर ब्रिटिश क्राउन के निस्संदेह संप्रभुता की बात करता है। इसकी धारा 33 यहाँ के मूल निवासियों को मजहबी और नैतिक तौर पर सुधारने की बात करती थी, जिसके लिए ईसाई मिशनरियों को नियुक्त किया गया था, और इसकी धारा 43 सरकारी खर्च से 1 लाख रुपए इस काम के लिए देने की बात करती थी। इस अधिनियम में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक बिशप, 3 आर्चडीकन और कई चर्चों की स्थापना की बात भी की गई। हमें समझना ये है कि ये सब कुछ अकस्मात नहीं था। एक बात और ये कि दिखाया गया कि कंपनी धार्मिक तौर पर उन्मादी थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन सेक्युलर। लेकिन इस समय तक इंग्लैंड के चर्च, वहाँ के आधिकारिक संप्रदाय और प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स के बीच एक नया युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी आगे बढ़ते प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की वजह से चर्च ऑफ इंग्लैंड के घटते प्रभाव की आशंका थी। इसने भारत में एक प्रतिस्पर्धी धर्मांतरण का खेल बढ़ाया। उल्टा कंपनी इस धार्मिक उन्माद के कुछ खिलाफ से दिखने लगी थी, क्योंकि मिशनरी गतिविधियों को संस्थागत बनाने की वजह से भारतीय सैनिकों ने अपने ही अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। 1806 का वेलोर विद्रोह इसी समय की बात है। इसके चलते कंपनी को फटकार भी पड़ी कि मिशनरियों के काम में वो बाधा पहुंचा रही है और ईसाई चरित्र को भूलकर व्यापार में लगी हुई है। आगे 1823 में भारतीय बिशप और न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, तो विषयों को सेक्युलर और गैर सेक्युलर में बांटा गया। इसके बीच उसी थियोलॉजी में थे जो भारत में अप्रासंगिक थी। इसके बाद आता है 1833 का अधिनियम। इस अधिनियम से जुड़े सबसे 2 महत्वपूर्ण विषय ये हैं कि एक तो इसमें 22 अप्रैल 1854 के बाद कंपनी से सभी उसके वाणिज्यिक काम को रोककर मात्र एक प्रशासनिक इकाई बने रहने की बात की, और दूसरा खुद था थॉमस मैकाले। इसके ऊपर नस्लों, धर्मों, जाति के भेदों को ध्यान में रखते हुए एक विधि आयोग के माध्यम से वो कानून बनाने की जिम्मेदारी थी जो आज भी हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में मौजूद हैं। यहाँ से भारत के धर्म, जाति और निजातीयता का दूषित स्वरूप उपनिवेशकों की शब्दावली का हिस्सा बन चुका था। मैकाले भारत की विविधता से भली भांति परिचित था। उसने एक भाषण में कहा था कि मुगल शासन के पतन के बाद भारत की स्थिति ऐसी बिखरी है जैसे रोमन साम्राज्य के बिखराव के बाद यूरोप की थी। इन मूल निवासियों को अपनी एक संहिता चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ इन सबके पास अपनी अपनी खुद की किताबें हैं और विधियाँ हैं जो संहिताकरण के नाम पर ही अपने साथ लेकर चले आते हैं। हिंदू अपनी स्मृतियाँ, मुस्लिम अपनी कुरान और पारसी अपनी अपनी किताब। वो जानता था कि ब्रिटेन की भांति यहाँ एक विधि आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अडिग था। उसका कहना था कि एक विधिक पुस्तक इस देश की
एकमात्र आशा है। दूसरा ये कि मैकाले का उद्देश्य कोई कल्याण नहीं था, जो उसके दृष्टिकोण को सुनकर हम समझ भी सकते हैं। वो कहता था कि पूर्व की विशाल जनसंख्या में यूरोपीय सभ्यता के प्रसार के लाभ असीम हैं। भारत के लोग यदि हमारे अधीन होने की बजाय स्वतंत्र होकर अच्छे शासन में रहें, हमारे कपड़े पहनें और हमारी वस्तुओं का उपयोग करें, तो ये हमारे लिए अधिक लाभकारी होगा। सभ्य लोगों से व्यापार करना जंगलियों पर शासन करने से कहीं अधिक ज़्यादा फायदेमंद है। वो भारतीयों को ऐसी शिक्षा देने की बात करता था जो ब्रिटिश साम्राज्य का नागरिक बनने को आतुर हों और एक ब्राउन साहब की सोच रखते हों। इसका वर्ण भले ही सांवला हो, लेकिन इसकी सोच हमेशा अंग्रेज़ी ईसाईयत की हो। आगे 1853 का अधिनियम इसी का विस्तार करता है, जिसमें भारतीय सिविल सेवा के निर्माण की परिकल्पना की गई। इसका स्वरूप भी मैकाले की एक समिति को ही तय करना था, जिसका हर भारतीय अभिजात वर्ग का व्यक्ति एक हिस्सा बनने की कल्पना करने लगा। किताब के अगले भाग में साईं इस सवाल को एड्रेस करते हैं जो अक्सर हमारे न्यायालयों में भारतीय रीतियों का परीक्षण करते हुए गूंजता है कि ये कहाँ लिखा है कि ये रीति, ये तुम्हारे धर्म और संस्कृति का एसेंशियल प्रैक्टिस है और वो आधार जिसके बलबूते राज्य अपनी सीमाएं लांघकर धर्म के हर छोटे बड़े मामले में हस्तक्षेप करता है। अंग्रेज़ों के भारत आने के बाद यूरोप की भांति वहाँ वो बिब्लिकल नियम लागू किया गया, जिसके चलते धार्मिक और सेकुलर अफेयर्स की बाड़ें खींची गईं। हालांकि यूरोप में जहाँ ये सच में चर्च और राज्य के बीच बाड़बंदी का काम कर रही थी और राज्य के हस्तक्षेप से ईसाईयत को बचा रही थी, इसके विपरीत भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर इसने राज्य को धर्म के क्षेत्र में अनावश्यक घुसपैठ को आसान बना दिया। ये सेकुलरिज्म का स्वरूप आज भी हम ज्यों का त्यों अपने न्याय के मंदिरों में अपनाते हैं। अब जब राज्य को सेकुलर स्टेट के नाम पर हर छोटे बड़े मुद्दे पर घुसपैठ की आज़ादी थी और क्या सेकुलर है क्या नहीं, इसकी परख के लिए भी एक और ईसाई दृष्टिकोण लादा गया। यहाँ भी उस लिखे नियमों की खोज करने के लिए एक मोसेस जैसे चरित्र की खोज शुरू हुई, जो जाकर मनुस्मृति पर टिक गई। परंपराओं के लिए धार्मिक ग्रंथों का समर्थन लेने का मूल विचार हमारे राज्य ने ईसाईयत से ही उधार लिया था। एसेंशियल प्रैक्टिस के तत्व भी अब इन किताबों के हवाले हो गए और प्रचलन में चलने वाली ये परंपराएं सेक्युलर अफेयर हो गईं। गैर किताबी मज़हब होने के कारण मंदिरों और मठों में भ्रष्टाचार के नाम पर और राज्य के हस्तक्षेप की उपनिवेशवादी सोच से जन्मे 1951 के मद्रास के हिंदू रेजिलियंस एडोमेंट एक्ट को मद्रास हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। हमें राज्य के तौर पर हर धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की विरासत अंग्रेज़ों से पहले ही मिल चुकी थी। मद्रास सरकार ने 1959 में नाम बदलकर एक ऐसा ही अधिनियम दोबारा पारित कर दिया। ये चलन आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और आगे चलकर कई राज्यों में भी दिखा। इनमें से कई कानून वर्तमान में भी न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं। सबसे बुरी बात यह है कि दूसरे मज़हब को किताबी मज़हब होने के कारण कुछ कम भ्रष्ट माना गया और अंग्रेज़ों ने उनको इस प्रक्रिया से छोड़ दी। जबकि आज भी 15 से ज़्यादा हिंदू विशिष्ट विधान अस्तित्व में हैं। डॉक्टर मधुकेश्वर अपनी कृति कोडिफाइड हिंदू लॉ मिथ एंड रियलिटी में बताती हैं कि कैसे असंख्य स्वदेशी व्यक्तिगत विधियों को कोडिफाइड और व्यवस्थित करके समान और संगत बनाने का विचार औपनिवेशिक था। विशेष रूप से शिक्षित अभिजात वर्ग के समाज सुधारकों को इसके प्रति खासा आकर्षण था। जिन्होंने इस एकरूपता पर सवाल उठाए वो प्रतिक्रियावादी कहलाए, जबकि ये विविधताएं पुराने समय से किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के आम सहमति से बनी हुई थीं। किताब में आगे बढ़ते हुए जाति व्यवस्था पर साई अपना मत रखते हैं। वो निकोलस बी डक्स के शोध कास्ट ऑफ माइंड्स, उपनिवेशवाद और आधुनिक भारत का निर्माण में दिखाते हैं कि कैसे निर्वंश विज्ञान यानी कि एथनोलॉजी पर मिशनरी प्रभाव के चलते ईसाईयत ने उनको अपराधी, लड़ाकू और मार्शल जातियों में बांटा। इस देखने के तरीके में ये निहित था कि कौन लोग धर्मांतरण को सबसे ज़्यादा विरोध कर सकते हैं। डॉक्स बताते हैं कि कैसे जाति की अपरिवर्तनीयता एक उपनिवेशवादी उत्पाद है। साई शिक्षा पर अपना विचार रखते हुए लिखते हैं कि 1813 तक प्राच्यवादी स्कूल जो मानते थे कि शिक्षा भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और भाषा में होनी चाहिए, और दूसरा एंग्लिकन स्कूल जो मानते थे कि भाषा और प्रणाली अंग्रेज़ी होनी चाहिए। भारत में शिक्षा इन दोनों के बीच हुए मतभेदों के बैकग्राउंड में चलती रही। दोनों का उद्देश्य लेकिन एक ही था,
प्राच्यवादी इसे भारतीयों को बेहतर तरीके से जानकर श्वेत लोगों को आसानी से शासन करने के उपकरण के तौर पर देखते थे और एंग्लिकन भाषा के सहारे संस्कृति को छीन लेने के उपकरण के तौर पर। अंत में जीत एंग्लिकन ग्रुप की हुई। इस स्कूल का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि मैकाले के दो प्रसिद्ध वाक्य हम पहले से जानते हैं। वो भारत और अरब के संपूर्ण ज्ञान को यूरोप के किसी पुस्तकालय की एक शेल्फ के ज्ञान से कम आंकता था, और दूसरा एक ऐसे वर्ग बनाने का सपना जो खून और रंग से भारतीय हो लेकिन स्वाद, राय और नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज। हम अपने स्कूल सिस्टम में आज भी मैकाले को हंसते हुए देख सकते हैं। साई लिखते हैं कि भारतीय समाज सुधारक भी इससे अछूते नहीं रहे। वो राजा राम मोहन राय के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम पिट को लिखी चिट्ठी का उदाहरण देते हैं। इसमें रॉय लिखते हैं कि हमें अंग्रेज़ी भाषा और विषयों के सहारे हिंदुओं को अंधकार से निकालना चाहिए। किताब अब अपने तीसरे अध्याय पर आती है, यानी कि संविधान। 1853 तक की संवैधानिक यात्रा हम अपने पिछले अध्यायों में पहले से ही कर चुके हैं। अंग्रेज़ों के धार्मिक उन्माद की परिणति जब 1857 के विद्रोह में हुई और 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई, जिसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश क्राउन धार्मिक रूप से निष्पक्ष रहने वाला है। डॉक्टर रूवर इस समय होने वाली ब्रिटिश पार्लियामेंट और पब्लिक डोमेन में होने वाली बहसों का उदाहरण देते हैं। कहा गया कि अब प्रधानमंत्री और क्राउन द्वारा अपनाई गई निष्पक्षता की नीति ईसाईयत को और बढ़ावा देगी। इस निष्पक्षता की नीति का परिणाम था झूठे भारतीय धर्म के लिए व्यावहारिक सहनशीलता और उपनिवेशवादियों के सच्चे मजहब के लिए एक मौन समर्थन। रूवर बताते हैं कि ना तो इस उद्घोषणा के बाद चर्च की स्थापनाएं बंद हुई, ना ही भारत से अर्जित राजस्व से अंग्रेज़ों ने अपने ये खर्चे रोके। 1914 में 17,512 पाउंड की राशि महारानी की इस उद्घोषणा के 57 साल बाद ईसाई प्रतिष्ठानों के रख रखाव के लिए दी गई। जब शहर में आग को लगे हुए 60 साल हो जाएं, तो कोतवाल की तटस्थता संदिग्ध ही मानी जानी चाहिए। किताब के इस आखिरी हिस्से में साई विश्व युद्ध के बाद 1919 में बने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच लीग ऑफ नेशंस और भारत सरकार अधिनियम 1919 का जिक्र करते हैं। वे दोनों में एक कड़ी ढूंढते हैं। भारत के ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में योगदान के मद्देनज़र तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के उठती आवाज़ों को रिझाने के लिए कुछ स्वायत्तता के साथ एक नए अधिनियम का वादा करते हैं। ये अधिनियम ज़रूरी इसलिए है कि संविधान सभा की हुई बहसों में डॉक्टर अंबेडकर ने इस 1919 के अधिनियम का भारत के संविधान पर प्रभाव को स्वीकार किया है। एक रिपोर्ट में मॉन्टेग्यू भारत में क्राउन की उपलब्धियों और उद्देश्यों का जिक्र करते हैं, जो पहले के जितने ही घिसे पिटे थे, जैसे मूल निवासियों को सभ्य बनाने में सरकार और मिशनरियों की भूमिका। साथ ही में वो लिखता है, क्योंकि भारत को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है, इसलिए भारत को राष्ट्रीयता के पथ पर आगे बढ़ना है। लेकिन क्या ये इतनी ही सीधी समझे जाने वाली बात थी, या इसमें कुछ और मायने भी थे? दरअसल लीग ऑफ नेशन ने उपनिवेशों पर अपनी सभ्यता और वेस्टफेलियन विचारों के मानदंड को थोपते हुए इसे सभ्यतागत रूप से दो भागों में, यानी इन ग्रुप या सभ्य देश, या फिर आउट ग्रुप यानी असभ्य देशों में बांटा। समझने वाली बात यह है, क्योंकि यूरोपीय देश सत्ता संतुलन के सबसे ऊपरी छोर पर थे, इसलिए उन्होंने गैर ईसाई देशों में अपना मानक थोपे। इसलिए सभ्य कहना किसी देश को ईसाई सेकुलर कहने का ही एक दूसरा तरीका था। पहले जो सभ्यता खुद को ईसाईयत कहती थी, वो खुद को अब सभ्य कहने लगी। इस व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने ने एक मानदंड ये थोपा कि सभ्य देशों के अपने संविधान होने चाहिए, और इन संविधानों में सभ्य होने के लिए कुछ यूरोपीय अवधारणा का समागम भी ज़रूरी था। और कहा गया कि विकसित देश दूसरे देशों को अनिवार्यता मार्गदर्शन देंगे। जो देश सभ्य घोषित नहीं होते, उनको मैंडेट प्रणाली के तहत संरक्षित देश यानी कि मैंडेट बोलकर किसी विकसित देश को सौंप दिया जाता। चीनी साम्राज्य हो या जापानी साम्राज्य, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकार होने के लिए पश्चिमी मानकों के हिसाब से राष्ट्र राज्य होना पड़ा। भारत इसका कोई अपवाद नहीं था। इसलिए मूल रूप से 1919 के भारत सरकार अधिनियम में वो सारे मानदंड थे जो एक तो यूरोपीय खुद थोपना चाहते थे, और दूसरा वो जो भारतीय भी खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए अपनाना चाहते थे। और इससे एक और बीज पड़ा उपनिवेशीकरण का हमारे संविधान में।
साई अपनी किताब यहाँ ख़त्म करते हैं। ये पुस्तक विमर्श आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। एक और ज़रूरी बात ये कि हमने पूरी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रहने की और बिना किसी पूर्वाग्रह के किताब का मूल विचार आपके सामने रखने की। लेकिन फिर भी भूलवश अगर लेखक का विचार हमारे विमर्श से इतर जाता है तो लेखक का विचार मूल होगा। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, आप सलाह दे सकते हैं। नमस्ते।